नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बाजार में अप्रैल सीरीज का तूफानी आगाज। सेंसेक्स 1031 और निफ्टी करीब 300 अंक चढ़कर बंद। आरआईएल में 10 महीने की बड़ी एंट्री डे। तेजी। आईटी, एनर्जी, बैंकिंग शेयरों में अच्छी खरीदारी। सरकार ने नई विदेश व्यापार नीति का किया ऐलान। ई कॉमर्स के जरिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने पर जोर। डॉलर की जगह रुपए में लेन देन पर भी जोर। ट्रंप की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर लगा ग्रहण। पॉर्न स्टार को मुंह बंद रखने के लिए पैसे देने के मामले में चलेगा क्रिमिनल केस। ट्रंप ने बताया राजनीतिक अत्याचार। पीएम मोदी डिग्री मामले में केजरीवाल को झटका। गुजरात हाई कोर्ट ने लगाया जुर्माना। केंद्रीय सूचना आयोग के डिग्री की जानकारी देने के फैसले को कोर्ट ने किया रद्द। भारत को पहले मल्टी आर्ट सेंटर की सौगात। मुंबई में खुला नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर। नीता अंबानी बोली, भारतीय आर्ट को पूरी दुनिया में फैलाने में अहम योगदान देगा ये सेंटर। आज से हो रहा है क्रिकेट के महापर्व आईपीएल का आगाज। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगी रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी। पहला मुकाबला गुजरात और चेन्नई के बीच। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं बाजार की, जिसने अप्रैल सीरीज का धमाकेदार आगाज किया है। सेंसेक्स निफ्टी ने तूफानी तेजी यहां दिखाई है। बाजार का जोश भरा रिलायंस ने 10 महीने की बड़ी इंट्राडे तेजी रही। मार्केट का पूरा एक्शन समझने के लिए हमारे साथ हैं यतिन, जिनसे समझेंगे कि बाजार में आज इतना बड़ा जो एक्शन दिखा उसमें कौन कौन से फैक्टर्स सबसे अहम रहे। खास करके रिलायंस, जिसका जिक्र हमने किया, जिसमें इंट्राडे सबसे ज्यादा तेजी देखी गई। लेकिन उसी के साथ बाकी और भी कई सारे फैक्टर्स थे जिसने आज कमाल करके दिखाया। तो यतिन बताइए, आज आखिरकार ये कौन सा बम था जो इस तरीके से बाजार में फूटा? बहुत ही जबरदस्त तेजी। इनफैक्ट वीक के शुरुआत में जिस हिसाब ने कमजोर तेजी की थी, लगा था कि शायद पूरा वीक वॉश आउट हो जाए। लेकिन हाँ, शुक्रवार की तेजी बहुत जबरदस्त थी। इसका कारण ये भी है कि आज 31 मार्च है, तो ईयर एंड की जो एनएवी मैनेजमेंट होती है, खरीदारी होती है, वो काफी अच्छी तरीके से हुई। इनफैक्ट आज अगर हम देखें तो ज़्यादातर सेक्टर्स बहुत ही तेज़ी के फ्लो के साथ आज बंद हुए। बिग बॉय रिलायंस इंडस्ट्रीज आज टॉप निफ्टी का कंट्रीब्यूटर रहा। ऑब्वियसली आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईटीसी, इन्फोसिस जैसे हैवी वेट्स में भी आपने खरीदारी देखी। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो निफ्टी में हैवी वेट्स और खास करके बैंकिंग शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी के चलते आज बाजार में इतना जोरदार आपको खरीदारी का माहौल दिखा। ऑब्वियसली मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स की भी बात करें तो जो जिस हिसाब से पिटाई हुई थी पिछले 8-10 दिनों में, यहाँ भी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स लगभग 1% और स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 1.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। जी, सेक्टर्स कौन कौन से रहे, सेक्टर शेयर जिससे आज इतना जोश भरा है बाजार? बिल्कुल, अगर हम निफ्टी की बात करें तो ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्रीज का दबदबा था। यहाँ स्टॉक इंट्राडे में लगभग 5% तक ऊपर चला गया था, 4.5% ऊपर बंद हुआ। लगभग 100 रुपए की पूरी तेजी यहाँ आपको देखने को मिली। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस टॉप ट्रेडेड निफ्टी के काउंटर रहे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद, और 3-3% का आपको यहाँ अपटिक देखने को मिला। टाटा मोटर्स में भी आपने करीब उतनी ही तेजी देखी। निफ्टी के लूजर्स की बात करें तो चुनिंदा फार्मा शेयरों में थोड़ी बहुत दिक्कत थी, खास करके सन फार्मा, लुपिन, इसके अलावा अदानी पोर्ट्स, एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स में मामूली सी गिरावट आपने दर्ज होती हुई देखी। मिड कैप्स में बहुत ही स्पेसिफिक एक्शन। मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी लोधा, ट्राइडेंट, अदानी पावर, टाटा टेली महाराष्ट्र 5 से 7% चढ़े। इसके अलावा अगर हम लूजर्स की बात करें मिड कैप में तो सिलेक्ट पीएसयू बैंक्स, एनएचपीसी, टोरेंट पावर जैसे स्टॉक्स में हल्की फुल्की मंदी का माहौल था। लेकिन देखिए, बैंक में धुआंधार तेजी, खास करके सरकारी बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक तो हमने बात की ही, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, प्राइवेट और मिड टियर बैंक्स में अच्छा खासा आपने रुझान देखा। और आईटी शेयरों में भी, क्योंकि नैस्डैक में आपने लगभग लोअर लेवल से 20% की रिकवरी देखी है, तो इंडियन आईटी कंपनीज में भी एक रिलीफ रैली आपने आज देखी। और एम्फोसिस से लेके काफ़ी सारे आईटी स्टॉक्स, टेक महिंद्रा, टीसीएस में भी खरीदारी का मूड माहौल था। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका यतिन। तो कुल मिला के आज मार्केट का मूड काफी अच्छा रहा और मार्केट के इस मूड के साथ ही इस साल आईटी के कुछ शेयर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, ऐसा कहना है कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ गुरमीत चड्ढा का। उन्होंने आगे ये भी कहा कि फार्मा शेयरों में 40 से 50% तक करेक्शन आया है, लेकिन फार्मा शेयरों के वैल्यूएशंस काफी अच्छे लग रहे हैं। अभी एक मार्केट में ये है कि जो डिमांड वाले डिसीजंस हैं उसमें आपको डिले देखने को मिलेगा, क्योंकि बीएफएसआई काफी आईटी कंपनीज में 25 से 30% के बीच में का रेवेन्यू वर्टिकल है।
तो उसका मुझे लगता है जब थोड़ी क्लैरिटी आएगी तो आपको शायद ज्यादा बड़ा मूव देखने को मिलेगा। और अगर आप वेटेज देखेंगे निफ्टी फार्मा का, तो 3.5% रह गया है इंडेक्स में, जो मुझे लगता है काफी नियर टू ऑल टाइम लो होगा। और काफी करेक्शन आया है, जेनरिक्स में भी आया है, क्रैम्स और एपीआई स्पेस में आया है। आप लॉरस देखिए, 700 रुपए का शेयर 300 के भी नीचे आया। डिवीज लैब में हमने लगभग 40-50% का करेक्शन देखा है। डायग्नोस्टिक स्पेस में करेक्शन आया क्योंकि डिस्टर्ब हो रही थी वो स्पेस। तो मुझे लगता है थोड़ा सा शायद डिफरेंशिएशन होगा यहाँ भी। और आज हफ्ता खत्म होने के साथ साथ वित्त वर्ष 2023 का समापन भी हुआ। बाजार के लिए मौजूदा साल मीठा खट्टा रहा। साल का पूरा हाल बताने के लिए हमारे साथ है सुमित मेहरोत्रा। सुमित, बताएं बाजार के लिए ये हिसाब से अगर देखा जाए तो किस तरीके का वित्त वर्ष रहा? देखिए, वित्त वर्ष के जो अंत होने जा रहा है, इस वित्त वर्ष में बहुत ज़्यादा कोई फायरवर्क तो नहीं रहा, लेकिन हाँ, जो मिड कैप स्मॉल कैप उसने बहुत हद तक निराश भी किया। तो निवेशकों के लिए ये वित्त वर्ष के अंदर इतना कोई खास मुनाफा बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन अगर कुछ आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो निफ्टी जो कि 1% के आसपास की गिरावट और सेंसेक्स में करीब 1% के आसपास की पॉजिटिव रिएक्शन, तो मिक्स आप कह सकते हैं कि फ्लैटिश टोन पे ही मार्केट्स रहा है। लेकिन मेजर एक्शन आपको दिखाई पड़ेगा मिड कैप स्मॉल कैप में। 1% ऊपर रहा मिड कैप, स्मॉल कैप 14% के आसपास का डिक्लाइन दिखा गया। तो एक मेजर फॉल वहां पर देखने को मिला। सबसे ज्यादा प्रेशर रहा आईटी में, 22% नीचे, रियल्टी 17% नीचे, मेटल 14% नीचे, 12% फार्मा नीचे और हेल्थ केयर करीब 11% नीचे। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर आईटी में है, तो आईटी में सबसे ज्यादा टूटने वाले शेयरों में एम्फेसिस 50%, विप्रो 40%, टेक महिंद्रा 27%, टीसीएस 16%, इन्फोसिस और एलएनटी टेक जैसे शेयर भी 15 से 20% तक टूटते हुए दिखाई पड़े। फिर फार्मा, अगर रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट में इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 50% वाइप आउट, शोभा 40%, गोदरेज प्रॉपर्टीज 40%, माइक्रोटेक 25% और करीब 20% के आसपास का डिक्लाइन जो है वो बाकी रियल एस्टेट स्पेस में देखने को मिला। बहुचर्चित रहा इस पूरे वित्त वर्ष में अदानी समूह, तो अदानी टोटल 60% नीचे, अदानी ट्रांस 57% नीचे, अदानी ग्रीन 52% नीचे, एसीसी 23% नीचे और अदानी पोर्ट करीब 18% का डिक्लाइन यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा जो मिड कैप में सबसे ज्यादा बिकवाली वाले शेयर रहे उसमें टीटीएमएल करीब 70% नीचे, तानला प्लेटफॉर्म 65% नीचे, ग्लैंड 62% नीचे, नायका और बीएससी ऐसे शेयर भी करीब 50 से 55% के आसपास का डिक्लाइन यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो मेजरली मिड कैप स्मॉल कैप में एक मेजर प्रेशर, मेजर पेन देखने को मिला। जी, तो आपने गिरने वालों का हिसाब किताब बताया, हमने गिरने वाले शेयरों का। आप जरा बताइए कि इस साल जो बाजी जिसने मारी है वो कौन कौन से रहे? देखिए, हाँ, कुछ शेयरों ने यहाँ पर इस वित्त वर्ष में बढ़िया तेजी भी दिखाई है और वहां पर कुछ हद तक सपोर्ट भी आता दिखाई पड़ा है। वित्त वर्ष रहा बढ़िया पीएसयू बैंकिंग बास्केट के लिए, 37% की तेजी, एफएमसीजी 25%, ऑटो 16%, निफ्टी पीएसयू इंडेक्स करीब 10% के आसपास की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। एफएमसीजी में या फिर निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर बात की जाए तो उसमें बाजी मारने वालों में रहा आईटीसी 53% की तेजी, एम&एम करीब 43%, ब्रिटानिया 35%, एचयूएल 25% और एलएनटी करीब 22% की एक बढ़िया तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मिड कैप में बाजी अपार इंडस्ट्रीज ने 270% की तेजी, मजगांव 180%, करूर व्यासा बैंक 125%, फिनोलेक्स केबल करीब 120% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। और इसके अलावा वरुण बेवरेजेस, आरवीएनएल, यूको बैंक, महिंद्रा सीआई करीब 100% से ज्यादा का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो मिड कैप में कुछ सिलेक्टिव स्टॉक जरूर रहे जहां तेजी रही। आज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात विदेश व्यापार नीति की। दरअसल सरकार ने आज एक नई विदेश व्यापार नीति जारी की जिसमें ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को भी शामिल किया गया है। साथ ही एक्सपोर्ट्स के लिए एक एमएनएसटी स्कीम भी लाई गई है। डिटेल के लिए बात करते हैं इस खबर पर लक्ष्मण रॉय जी से। लक्ष्मण जी, क्या हाइलाइट्स हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की? देखिए, ये जो विदेश व्यापार नीति या फिर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जारी की गई है, ये कई मायनों में पिछली पॉलिसी से काफी ज्यादा अलग है। पहली बात तो ये कि ये पॉलिसी 5 साल के लिए जारी नहीं की गई है, ना तो 1 साल के लिए जारी की गई है। दरअसल इसमें यह कहा गया है कि जब जैसे जरूरत पड़ेगी अंतर्राष्ट्रीय जरूरत के हिसाब से, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, नई मांग के हिसाब से, तो पॉलिसी में बदलाव करने की गुंजाइश छोड़ी गई। इसीलिए किसी समय सीमा में इस पॉलिसी को नहीं बांधा गया है, जिसका एक्सपोर्टर्स काफी ज्यादा स्वागत भी कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि
आमतौर पे पॉलिसी में हम लोग इंसेंटिव पर जोर देते थे कि इस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव, उस प्रोडक्ट के लिए एक्सपोर्ट पर इंसेंटिव। अब इंसेंटिव पर जोर नहीं दिया गया है, इंसेंटिव की जगह रेमिशन पर फोकस किया गया, यानी एक्सपोर्ट की लागत को दूसरे तरीके से कम किया गया है ताकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की जो शर्तें हैं उसका भी सही तरीके से पालन किया जा सके। एक और खास बात वो है कि ई कॉमर्स एक्सपोर्ट पर खास जोर दिया गया है। ई कॉमर्स जो तेजी से बढ़ता हुआ सेगमेंट है उसके लिए कहा गया है कि ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा, वेयर हाउस बनाया जाएगा जहां से ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हो सके, और इसके लिए कुरियर की जो सीमा थी इसे भी बढ़ा करके 10 लाख रुपए तक कर दिया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात ई कॉमर्स के लिए। एक महत्वपूर्ण बात है एमनेस्टी स्कीम कई सारे एक्सपोर्टर के लिए लागू की गई है। जो एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन नहीं पूरा कर पाए हैं कोरोना की वजह से, उनको अब छूट दी गई कि वो चाहें तो 30 सितंबर 2023 तक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को पूरा कर सकते हैं, उन पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। एमएसएमई को खास फोकस किया गया है। एमएसएमई के लिए यहाँ पे जो अलग अलग चार्जेस लगते थे, 1 लाख रुपए तक चार्जेस लगते थे, उसे घटा करके 5,000 रुपए तक कर दिया गया है। विभिन्न आवेदन जो होते थे उनकी मंजूरी में 1 महीने लगते थे, अब सिर्फ 1 दिन लगा करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात जो है तो काफी लॉन्ग टर्म की लेकिन बड़े कायदे की बात है जिसका असर काफी लॉन्ग टर्म पड़ने वाला है, वो ये कि अब अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिए डॉलर के भरोसे सरकार नहीं रहना चाहती है, रूपी ट्रेड को बढ़ावा देना चाहती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खरीद फरोख्त करने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए रुपये को कैसे बढ़ावा दिया है डॉलर के मुकाबले, इसके लिए भी विदेश व्यापार नीति में जरूरी बदलाव किए गए। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और इसमें यानी कि नई व्यापार नीति जो है उस पर एक्सपोर्ट सेक्टर्स की क्या कुछ राय है, उनके दिग्गजों की राय जानने की कोशिश की लक्ष्मण जी ने। यूजुअली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में एक टाइम फ्रेम दिया जाता है 5 साल 6 साल, लेकिन इसमें टाइम फ्रेम नहीं है। तो लोग एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी कंटिन्यूटी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ टाइम फ्रेम का नहीं होना कंसर्न है या फिर प्रिविलेज है? No, it's a privilege because earlier days we had to have a long-term policy because the world scenario is different. Now the world scenario is entirely needed this. See, with this policy, even next month they can change and bring additional or drop something which is not necessary. So we welcome this without that time limit as a 2023 policy. तो जब जैसे जरूरत पड़े इसमें बदलाव कर सकते हैं। सर, इस पॉलिसी में एक और खास बात की ई कॉमर्स के जरिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने पर खास फोकस किया गया है, तो कितना पोटेंशियल आप देख रहे हैं? देखिए, ई कॉमर्स तो अभी इंडिया के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है। हम लोग तो किसी जगह भी दूसरे वर्ल्ड के जो नेशंस हैं लाइक चाइना, हम तो कुछ भी नहीं है। तो अभी जो मंत्री जी ने बताया हम लोग 200 से 300 बिलियन डॉलर तक जा सकते हैं बहुत जल्दी। तो इसमें तो बहुत बड़ी स्काई इज द लिमिट फॉर ई कॉमर्स। एमनेस्टी स्कीम लाया गया एक्सपोर्टर्स के लिए जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर पाए थे, कितने एक्सपोर्टर्स को फायदा हुआ, कुछ एस्टिमेट? काफी लोगों को फायदा होगा क्योंकि कोविड के कारण काफी लोगों का एक्सपोर्ट डाउन हुआ। सो जो उनकी एवरेज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस था उससे नीचे चले गए। सो देयरफॉर उनके कारण जो अपने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन नहीं फुलफिल कर पाए, अभी एमनेस्टी स्कीम में दे विल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट। एक और इम्पोर्टेंट चीज में देख रहा था, प्रोसीजरल चीजों को काफी आसान किया गया। जहाँ महीने लगते थे किसी लाइसेंस अप्रूवल के लिए, अब 1 दिन का टाइम लाइन दिया गया। ये आपको एक्सपोर्ट कॉस्ट को कितना रिड्यूस करेगा? वेल, इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम होगा। ये सिर्फ ऑनलाइन नहीं है, इसके अंदर में 1 दिन में काम होने वाला है। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैंने देखा कि अब हम इंसेंटिव से आगे बढ़ के हम लोग रेमिशन पे जा रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट इससे घटेगा कि बढ़ेगा? देखिए, कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट घटेगा और एक जो WTO की डिसिप्लिन है उसके अंदर ही गवर्नमेंट रीइंबर्समेंट करेगी। जैसे जो कि सब्सिडी चार्जेस जो इंडिया के अगेंस्ट लगते हैं वो नहीं लगेंगे। अब आपकी देखिए आज की डेट में एक्सपोर्ट में कंप्लीट रिबेटिंग है। हम ड्रॉबैक एडवांस लाइसेंस के थ्रू कस्टम्स ड्यूटी रिफंड हो रही, GST के थ्रू GST रिफंड हो रहा है, अनरिबेटेड टैक्सेस रॉडटेप और ROCTL के थ्रू हो रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है। इससे जो इंडस्ट्री की लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस है वो इससे ज्यादा आएगी। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। साइबर फ्रॉड के हब जामताड़ा, मेवात, पुरुलिया पर अब सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नजर रखेगी। सरकार ने सिम कार्ड खरीदने वाले ग्राहकों के आवेदन फॉर्म को स्कैन करने के लिए फेशियल रिकग्नाइजेशन तकनीक का सहारा लिया है। इसके जरिए फर्जी दस्तावेजों पर लिए गए सिम कार्ड की पहचान आसानी से हो जाएगी। असीम से डिटेल लेते हैं इस पूरी खबर पर। असीम, बताएं क्या कुछ डिटेल्स हैं आपके पास?
देखिए, जितने भी साइबर अपराधों को अंजाम दिया जाता है उसके पीछे एक सिम कार्ड की अहम भूमिका होती है। ये सिम कार्ड अक्सर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लिया जाता है। अब सरकार ऐसे सिम कार्ड के ऊपर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, सरकार इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही है। यह सॉफ्टवेयर सारे आवेदन फॉर्म्स को स्कैन करता है। अगर उसमें किसी तरह की फोटो में किसी तरह की खामियां पाई जाती हैं, जन्मतिथि में किसी तरह की खामियां पाई जाती हैं, या फिर आवेदन फॉर्म में किस तरह की खामियां पाई जाती हैं, तो उस सिम कार्ड को तुरंत डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। और खासतौर पे कि सरकार इसका इस्तेमाल ऑलरेडी जो साइबर फ्रॉड के हब्स हैं, जामताड़ा है, पुरुलिया है, मेवात है, इसके लिए ऑलरेडी सरकार कर चुकी है। अब तक 15 लाख से ज्यादा सिम कार्ड भी इन इलाकों में डीएक्टिवेट किए जा चुके हैं। और सरकार इसको पूरे देश में इसका इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है, ताकि जितने भी साइबर अपराध हो उनके ऊपर नकेल कसी जा सके। खासतौर पर जो फर्जी सिम कार्ड लिए जाते हैं उनके ऊपर नकेल कसी जा सके। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका आसिम। और अब बात इंदौर की, जहां पर रामनवमी के मौके पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां के बागेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हवन के दौरान एक बावड़ी में गिरने से अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 20 से ज्यादा लोग अभी इसमें घायल बताए जा रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हादसे पर दुख जताया और मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए, घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने की बात कही है सीएम ने। दरअसल इंदौर में करीब 60 साल पुराने बागेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में अवैध रूप से कुएं की बावड़ी को सीमेंट के स्लैब से ढक दिया गया था और उसी पर हवन कुंड बना दिया गया। यहां रामनवमी के दिन जब लोग हवन करने के लिए बैठे, तभी अचानक कुएं के इस स्लैब जो था वो कुएं में गिर गया और यहां बैठकर हवन कर रहे ये सारे लोग हादसे का शिकार हो गए। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पोस्टर का मामला बढ़ता जा रहा है। अब गुजरात के अहमदाबाद में भी कई जगहों पर मोदी विरोधी पोस्टर लगाए गए। हालांकि पुलिस ने 8 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कहा है कि पीएम मोदी के खिलाफ शहर में जगह जगह पोस्टर लगाए गए थे, तो वहीं गिरफ्तारियों पर आम आदमी पार्टी ने नाराजगी जताई है। आपने कहा कि ये बीजेपी का डर है, डरी हुई है बीजेपी और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रही है, लेकिन भाजपा चाहे जितना जोर लगा ले, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लड़ते रहेंगे। दूसरी तरफ गुजरात यूनिवर्सिटी से प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना लगाया है। अरविंद केजरीवाल ने 7 साल पहले आरटीआई लगाकर पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता की जानकारी मांगी थी। केंद्रीय सूचना आयोग ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी के आदेश दिया था कि केजरीवाल को मांगी गई जानकारी दी जाए। इसके जवाब में गुजरात यूनिवर्सिटी ने बताया कि नरेंद्र मोदी ने डिस्टेंस एजुकेशन से अपने एमए की डिग्री ली थी। इस पर केजरीवाल ने डिग्री की कॉपी मांगी। इधर केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को गुजरात यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। इसी चुनौती पर आज कोर्ट ने केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना लगाया। इसी के तहत एक मामला प्रधानमंत्री की बैचलर डिग्री को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा था, जिसकी अगली सुनवाई अब 3 मई को होनी है। और देश में अपनी तरह का पहला नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर आज से दर्शकों के लिए खुल गया है। रामनवमी के शुभ अवसर पर रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और रिलायंस इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर नीता अंबानी ने कल्चरल सेंटर में पूजा अर्चना की। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर 16,000 वर्ग फुट में फैला एक 4 मंजिला आर्ट हाउस है, जिसमें 2,000 सीटों वाला एक ग्रैंड थिएटर है। इसमें देश का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा पिट बनाया गया है। छोटी प्रदर्शनियों के लिए, कार्यक्रमों के लिए यहाँ पर 250 सीट वाला एक स्टूडियो थिएटर भी है और द क्यूब नाम है इसका, जिस पर 125 सीटें हैं। पूरे कल्चरल सेंटर को स्टेट ऑफ आर्ट बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें किया गया है। अब आपको यहाँ पर 3 दिनों तक चलने वाले भव्य आयोजन के बारे में भी बताते हैं। यहाँ पर द ग्रेट इंडियन म्यूजिक सिविलाइजेशन टू नेशन नाम से एक म्यूजिक प्रोग्राम होगा। इंडियन कल्चर को दिखाता हुआ संगम नाम से एक विजुअल आर्ट शो यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। टोनी एम और एमी अवार्ड विजेता क्रू म्यूजिक यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। इसका डायरेक्शन फिरोज अब्बास खान करेंगे। इसके अलावा इंडिया इन फैशन नाम से यहाँ पर फैशन शो भी होगा, जिसमें आप मनीष मल्होत्रा, सब्यासाची, ऋतु कुमार समेत भारत के सभी बड़े डिजाइनर्स के कलेक्शन एक साथ एक छत के नीचे देख पाएंगे। तो वहीं यहाँ पर स्वदेश नाम से खास कला और प्रदर्शनी लगेगी, जिसका आप आनंद उठा सकते हैं।
और आज से क्रिकेट के रंगारंग महोत्सव आईपीएल का आगाज हो रहा है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। आज ऐसी धमाकेदार शुरुआत इसकी होगी। उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड में तमन्ना भाटिया, कैटरीना कैफ और गायक अरिजीत सिंह परफॉर्म करेंगे। आज आसमान में भी आईपीएल का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा, जब 1500 ड्रोन उड़कर आसमान में आईपीएल की ट्रॉफी बनाएंगे। आईपीएल के चलते आज अहमदाबाद में खास इंतजाम किए गए हैं। दोपहर 3 बजे से ही स्टेडियम में एंट्री खोल दी गई है और मेट्रो को आज रात 2:30 बजे तक चालू रखा गया है। तो वहीं बीआरटीएस की 74 बसें आज 12 बजे तक, एमटीएस की 91 बसें और साथ ही साथ 1:30 बजे तक आज ये सारी बसें चलेंगी। आज ही नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल का पहला मैच भी खेला जाएगा। पहले मैच में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होने जा रहा है। 1,15,000 दर्शकों की क्षमता वाले दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के सभी टिकट बुक हो चुके हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार।